स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी ऐसा लगता है न कि हम सब एक ऐसे नाटक का हिस्सा है जहां स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है और हम बस डायलॉग्स बोल रहे हैं। अर्जुन के लिए वो सोमवार का दिन भी वैसा ही था। ऑफिस के लॉबी में घुसते ही वो बड़ी सी नीली दीवार दिखती थी जिस पर सुनहरे और चमकीले अक्षरों में लिखा था इंटेग्रिटी, एक्सलेंस, क्लाइंट फर्स्ट। ये शब्द वहां ऐसे चिपके हुए थे जैसे किसी पुरानी इमारत पर ताजा पुताई जो बस बाहर से चमकती है पर अंदर की दरारों को नहीं छुपा पाती। अर्जुन अक्सर उन शब्दों के नीचे से गुजरता था, पर उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने पिछले 3 सालों में शायद ही कभी इन शब्दों को किसी की बातों में सुना हो। वो बस एक सजावट थे, जैसे ड्राइंग रूम में रखा वो शोपीस जिसे सब देखते हैं पर इस्तेमाल कोई नहीं करता। अर्जुन अपनी डेस्क पर जाकर बैठा और खिड़की के बाहर उस शहर की भागदौड़ को देखने लगा जो कभी रुकती नहीं। उसके सीने में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे पेट के अंदर कोई गांठ सी पड़ गई हो। ये वो बेचैनी नहीं थी जो काम के बोझ से होती है, ये कुछ और ही था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी असलियत और उस काम में जो वो कर रहा है एक गहरा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है। तभी उसके बॉस समीर का बुलावा आया। समीर एक ऐसे इंसान थे जिन्हें देखकर लगता था कि वो सीधे किसी बिजनेस मैगजीन के कवर से निकल कर आए हैं। हमेशा परफेक्ट सूट, चेहरे पर एक नपी तुली मुस्कान और बातों में ढेर सारा कॉर्पोरेट जार्गन। पर अर्जुन जानता था कि उस चमक धमक के पीछे सारा खेल बस नंबर्स का है। मीटिंग शुरू हुई और समीर ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा कि अर्जुन, तुम एक बहुत अच्छे मैनेजर हो, पर तुम्हारी टीम के बिलिंग आवर्स इस महीने कम कैसे रह गए? अर्जुन ने समझाने की कोशिश की कि सर, क्लाइंट के साथ जो प्रोजेक्ट था उसमें हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई थी, तो मैंने सोचा कि उन फालतू घंटों का पैसा क्लाइंट से लेना गलत होगा क्योंकि वो हमारी एफिशिएंसी की कमी थी। समीर ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाई और अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। समीर बोले कि देखो अर्जुन, ये वैल्यूज वाली बातें सुनने में अच्छी लगती है पर बिजनेस का असली सच बॉटम लाइन है। क्लाइंट के पास बहुत पैसा है, उन्हें 10-20 हजार का फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह पैसा सीधे तुम्हारे क्वार्टरली बोनस को असर करेगा। अर्जुन वहां बैठा बस सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसके अंदर का वो छोटा सा हिस्सा जो हमेशा सही और गलत की पहचान करता था, धीरे धीरे मध्यम पड़ रहा है। उसने समीर की बात मान तो ली, पर उस कमरे से बाहर निकलते समय उसे ऐसा लगा जैसे वो अपना ही कोई हिस्सा पीछे छोड़ आया है। शाम को घर लौटते वक्त अर्जुन ने अपनी कार के शीशे नीचे कर लिए। बाहर की ताजा हवा भी उसके मन की उस भारीपन को कम नहीं कर पा रही थी। वो अपनी मंगेतर ईशा के बारे में सोचने लगा। उन दोनों की शादी अगले कुछ महीनों में होने वाली थी और वो आजकल अपना नया घर ढूंढ रहे थे। ईशा को शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बड़ा सा फ्लैट चाहिए था जहां के लोग सोसाइटी मीटिंग्स में इंग्लिश के अलावा कुछ न बोलते हों और हर वीकेंड पर महंगी गाड़ियों का शोर हो। अर्जुन जब भी वहां जाता उसे महसूस होता कि वो वहां फिट नहीं बैठता। उसे वो पुराने पेड़ों वाली गलियां पसंद थी जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हों और शाम को पार्क में बैठकर बातें करते हों। पर वो ईशा की खुशी के लिए चुप रहा। उसे लगा कि शायद बड़े होने का मतलब ही यही है, अपनी पसंद और अपनी पहचान को समझौता, कॉम्प्रोमाइज की भेंट चढ़ा देना। पर क्या ये सच में सही था? क्या हम सब इसी तरह अपनी अंदरूनी आवाज को अनसुना करके एक ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश नहीं कर रहे जो हमारी है नहीं? अर्जुन को वो एहसास याद आने लगा जिसे लोग फ्लो कहते हैं। वो पल जब आप कोई काम करते हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में जब वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाया करता था तब उसे कभी थकावट नहीं होती थी। उसे एहसास हुआ कि जब हम अपनी कोर वैल्यूज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो जिंदगी एक सुर में लगती है, पर जब हम उनसे भटक जाते हैं तो हर छोटी बात एक बोझ लगने लगती है। उसे वो डिसोनेंस महसूस हो रही थी, जैसे किसी तालबद्ध गाने में कोई बेसुरा साज बजने लगे
ये दर्द गहरा था और वक्त के साथ धुंधला नहीं पड़ रहा था। अर्जुन को डर लगने लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं बदला तो शायद एक दिन वो पूरी तरह से सेल्फ अबैंडनमेंट का शिकार हो जाएगा, यानी खुद को पूरी तरह त्याग देना सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। उसे एहसास हुआ कि हम अक्सर अपनी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल को समाज के हिसाब से ढालने के चक्कर में इतने ऑथेंटिक नहीं रह जाते कि आईने में खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगले दिन अर्जुन ने अपनी पुरानी दोस्त और मेंटोर किरण को फोन किया। किरण एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शर्तों पर अपनी कंपनी बनाई थी और वो हमेशा बहुत शांत और सुलझी हुई लगती थी। अर्जुन ने उनसे अपनी उलझन साझा की। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, हमारे अंदर एक कॉम्पास होता है, एक अंदरूनी दिशा सूचक यंत्र जो हमें हमेशा बताता है कि सही रास्ता कौन सा है। समस्या यह है कि हम उस कॉम्पास की सुई को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम दूसरों के साथ फिट हो सके, पर सुई तो उत्तर की तरफ ही रहेगी ना। तुम जितना उसे मोड़ोगे उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। किरण की बातों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ आया कि वो जो मिसअलाइनमेंट महसूस कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है, वो उसके मूल्यों और उसके काम के बीच का टकराव है। कंपनियां अक्सर अपनी दीवारों पर बड़ी बड़ी बातें लिख देती हैं, जैसे स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस या बी अ ग्रेट टीम मेंबर, पर असलियत में वो बिहेवियर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। अर्जुन ने सोचा कि क्या वाकई उसे पता है कि उसके असली मूल्य क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईमानदारी या मेहनत ही हमारे मूल्य है, पर यह तो बहुत आम शब्द है। क्या उसके पास कोई ऐसा नक्शा है जो उसे बता सके कि उसे अपनी जिंदगी के बड़े फैसले कैसे लेने चाहिए? उसे अपनी नौकरी, अपने पार्टनर और अपने रहने की जगह, इन द बिग 3 को लेकर क्लैरिटी की जरूरत थी। उसे याद आया कि समीर ने जब उसे क्लाइंट को फालतू बिल भेजने के लिए कहा तो उसे फिजिकल डिस्कंफर्ट महसूस हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था और उसे पसीना आने लगा था। यह उसके शरीर का तरीका था उसे ये बताने का कि अर्जुन, तुम गलत कर रहे हो, पर वो फिर भी आगे बढ़ता गया। क्या ये वही डर था कि अगर उसने मना किया तो वो पीछे छूट जाएगा? हम सब अक्सर इसी डर में जीते हैं कि अगर हम अपनी वैल्यूज के साथ खड़े हुए तो लोग हमें पागल समझेंगे। पर किरण ने उसे एक बहुत जरूरी बात सिखाई थी कि अपनी वैल्यूज को पहचानना कोई नया आविष्कार करना नहीं है, बल्कि उन पुरानी कड़ियों को जोड़ना है जो हमेशा से वहां थी। यह आपके बचपन के अनुभवों से जुड़ा हो सकता है, उन पलों से जब आपने सबसे ज्यादा खुशी महसूस की थी, या फिर उन पलों से जब आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी। वो रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो अपने बचपन की यादों में खो गया। उसे याद आया कि जब वो 10 साल का था, उसके पिता ने उसे एक जिम्मेदारी दी थी। उनके पास एक छोटा सा बागीचा था और अर्जुन को हर शाम पौधों को पानी देना होता था। एक दिन अर्जुन खेलकूद में इतना मशगूल हो गया कि वो पानी देना भूल गया। अगले दिन धूप बहुत तेज थी और उसके पिता का पसंदीदा मोगरे का पौधा कुम्हला गया। उसके पिता ने उसे डांटा नहीं, बस उसकी आंखों में देखकर इतना कहा कि अर्जुन, अगर तुमने किसी की जिम्मेदारी ली है तो उसका भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। वो बात अर्जुन के मन में घर कर गई थी। उसे समझ आया कि उसके लिए ट्रस्ट या भरोसा सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो उसकी आत्मा का एक हिस्सा था। और जब समीर ने उसे क्लाइंट का भरोसा तोड़ने को कहा तो असल में वो अर्जुन के बचपन के उस सबक पर चोट कर रहे थे। ये वो पल था जब अर्जुन को अपने इंटरनल कॉम्पास की पहली झलक मिली। उसे लगा जैसे अंधेरी सुरंग में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी हो। उसे समझ आया कि अगर वो इसी तरह अपनी वैल्यूज को नजरअंदाज करता रहा तो एक दिन वो बस एक मशीन बनकर रह जाएगा। और मशीनें सिर्फ काम करती है, वो जीती नहीं है। अब उसके सामने सवाल यह था कि क्या वो उस रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटा पाएगा जो उसके मूल्यों की तरफ जाता है, भले ही वो रास्ता मुश्किल और अनिश्चितताओं से भरा क्यों न हो। उसने अपनी डायरी उठाई और उस पर बस एक शब्द लिखा,
ट्रस्ट। ये उसकी खोज की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जो उसे खुद से मिलाने वाली थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर इस कहानी का सिलसिला अभी जारी है, जहां अर्जुन अब अपनी जिंदगी की उन परतों को खोलने वाला है जिन्हें उसने खुद से भी छुपा कर रखा था। अर्जुन की उस रात की नींद कच्ची रही, जैसे मन का वो कॉम्पास बार बार किसी अदृश्य दिशा की तरफ घूम रहा हो। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसकी नजर फिर से उस लॉबी वाली दीवार पर पड़ी। वो शब्द इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, एक्सीलेंस अब उसे और भी ज्यादा खोखले लगने लगे थे। उसे याद आया कि कैसे 3 साल पहले उसने बड़े जोश के साथ यहां ज्वाइन किया था। तब उसे लगा था कि ये कंपनी उसके सपनों की उड़ान को सही दिशा देगी, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि कंपनी के वैल्यूज सिर्फ कागज पर सजाने के लिए हैं, जीने के लिए नहीं। समीर, बॉस के साथ उसकी अनबन अब बढ़ती जा रही थी। एक हफ्ते पहले ही एक और अजीब वाकया हुआ था। उनकी टीम की एक बहुत काबिल सदस्य नेहा ने इस्तीफा दिया क्योंकि उसे बिजनेस स्कूल जाना था। नेहा ने ईमानदारी से 6 महीने पहले ही बता दिया ताकि टीम को परेशानी न हो, पर समीर का कहना था कि उसे तुरंत निकाल देना चाहिए क्योंकि जिसका मन कंपनी से हट गया हो वो काम में लापरवाही करेगा। अर्जुन को यह बात चुभ गई। उसे लगा कि जो इंसान इतना ईमानदार, ऑनेस्ट है, उसे सजा क्यों दी जा रही है। यहां ट्रस्ट और लॉयल्टी की उम्मीद सिर्फ कर्मचारियों से की जाती थी, पर कंपनी की तरफ से यह सड़क एकतरफा थी। शाम को अर्जुन घर लौटा तो ईशा ने उसे एक नए अपार्टमेंट की फोटोज दिखाई। वो अपार्टमेंट उसी स्टोन क्रीक जैसी एक महंगी सोसाइटी में था, जहां घर के बाहर खड़ी BMW और आउडी ही आपकी पहचान तय करती थी। अर्जुन ने जब अपने कुछ दोस्तों को वहां देखा तो उसे हैरानी हुई कि वो अपनी मामूली नौकरियों के बावजूद इतना आलीशान लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहे हैं। बाद में उसे पता चला कि ये सब एक इनविजिबल हैंड का कमाल है, यानी उनके माता पिता का पैसा। अर्जुन को ये सब देखकर एक अजीब सी ची होने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो सब एक नाटक, प्रिटेंस कर रहे हों। उसे लगा कि वो खुद के पैरों पर खड़ी की गई जिंदगी चाहता है, न कि किसी और के दिए हुए पैसों पर बनी चमक धमक। ईशा को ये बातें समझाना मुश्किल था। वो शांति, पीस मेकर चाहती थी और अर्जुन की इन गहरी उलझनों को ज्यादा सोचना कहकर टाल देती थी। अर्जुन को डर था कि क्या वो और ईशा सच में एक ही रास्ते पर चल रहे हैं या सिर्फ एक दूसरे के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। तभी उसकी एक दोस्त किरण ने उसे एक ईमेल फॉरवर्ड किया। उस ईमेल का सब्जेक्ट था कोर वैल्यूज हेल्प। वो ईमेल नितिन का था, जो एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी के CEO थे और किरण के पुराने दोस्त। नितिन अपनी कंपनी के बेहतरीन कल्चर के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने उनके बारे में काफी सुना था कि वो दिखावे से दूर रहते हैं और अपने कर्मचारियों के साथ सीधे जुड़े रहते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा इंसान उसे वक्त देने के लिए तैयार हो गया है। रविवार की सुबह वो नितिन से मिलने एक पुराने ढाबे डाइनर पर पहुंचा। अर्जुन ने सोचा था कि नितिन किसी मखमली सोफे वाले कैफे में मिलेंगे, पर नितिन वहां एक साधारण से कोने वाली बेंच पर बैठे थे। उनके कपड़े भी बहुत साधारण थे, एक पुरानी फ्लीस जैकेट और जॉगिंग पैंट्स, जैसे उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत ही न हो। नितिन ने अर्जुन का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया। बातों बातों में अर्जुन ने अपनी मिसअलाइनमेंट की पूरी कहानी कह सुनाई। नितिन ने ध्यान से सुना और फिर एक बड़ा ही बुनियादी, बेसिक सवाल पूछा, अर्जुन, तुम्हारे हिसाब से कोर वैल्यूज का मतलब क्या है? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, शायद वो बातें जिन पर हम बहुत यकीन, बिलीव करते हैं। नितिन मुस्कुराए और बोले, यकीन या बिलीव तो सिर्फ एक सपना, एस्पिरेशनल हो सकता है जो सच न हो। जैसे मैं यकीन कर सकता हूं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत अच्छा होगा, पर मैंने कभी चढ़ाई नहीं की, तो वो मेरा मूल्य, वैल्यू नहीं है।
कोर वैल्यू वो है जो आप असल में हैं, न कि वो जो आप बनना चाहते हैं। ये आपका स्वभाव है, आपकी पसंद नहीं। अर्जुन ने बड़े गर्व से अपने कुछ वैल्यूज बताए। ईमानदारी, इंटेग्रिटी, स्ट्रैटेजी और सही काम करना। नितिन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, पर ईमानदारी या इंटेग्रिटी का तुम्हारे लिए असल मतलब क्या है? किसी के लिए इसका मतलब हमेशा सच बोलना हो सकता है, किसी के लिए अपना वादा निभाना, और किसी के लिए बस अपनी पूरी क्षमता, एबिलिटी से काम करना। जब तक तुम इसे गहराई से परिभाषित, डिफाइन नहीं करोगे, ये सिर्फ एक खोखला शब्द रहेगा। अर्जुन खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी इतने करीब से खुद को देखा ही नहीं। नितिन ने उसे समझाया कि ये एक एक शब्द वाले वैल्यूज अक्सर बेकार होते हैं, क्योंकि हर कोई इनका अपनी सुविधा के अनुसार मतलब निकाल लेता है। उसे एहसास हुआ कि ऑफिस की दीवार पर लिखे शब्द क्यों बेअसर थे। बातों का सिलसिला बढ़ा तो अर्जुन ने नेहा वाले वाक्य का जिक्र किया, जहां समीर ने नेहा का भरोसा तोड़ने को कहा था। नितिन ने कहा, जब तुम्हें ये सब करने को कहा गया तो तुम्हें कैसा लगा? अर्जुन ने कहा, बहुत बुरा सर, जैसे दिल बैठ गया हो। नितिन मुस्कुराए और बोले, ये बहुत अच्छी बात है। जब आप अपने मूल्यों के खिलाफ जाते हैं तो आपका शरीर विद्रोह करता है। ये वही स्क्रैपिंग साउंड है जो सुरंग, टनल की दीवारों से टकराने पर आती है। अगर तुम्हें बुरा लगा, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब भी वो रोशनी बाकी है। ढाबे से निकलते वक्त नितिन ने अर्जुन को एक छोटी सी पर्ची थमाई। उस पर 5 सवाल लिखे थे। नितिन ने कहा, अर्जुन, घर जाकर शांति से इन पर सोचना। खुद को सेंसर मत करना, बस जो सच है वो लिखना। पहला सवाल, तुम काम के अलावा किन जगहों पर सबसे ज्यादा खुश और जुड़ा हुआ, एंगेज्ड महसूस करते हो? दूसरा, तुमने अपनी लाइफ में अब तक का सबसे बेहतरीन काम कब किया था? तीसरा, लोग तुम्हारे पास किस तरह की सलाह या खूबियों के लिए अक्सर आते हैं? चौथा, वो कौन से पल थे जब तुम पूरी तरह से टूटे हुए, डेमोटिवेटेड महसूस कर रहे थे? और पांचवा, दूसरों की कौन सी बातें तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान, स्ट्रगल करती हैं? अर्जुन ने वो पर्ची जेब में रख ली। उसे लगा जैसे उसे कोई नया रास्ता मिल गया हो। पर चलते चलते नितिन ने एक और सवाल जोड़ दिया, जिसे उन्होंने एक्स्ट्रा क्रेडिट कहा। उन्होंने कहा, अपने बचपन का कोई ऐसा पल याद करो जब तुम्हें किसी बहुत जरूरी काम या इंसान की जिम्मेदारी दी गई थी और तुम उस भरोसे को निभाने में नाकाम रहे थे। यह सुनकर अर्जुन को अचानक पसीना आने लगा। उसके दिमाग में एक पुरानी, धुंधली सी तस्वीर उभरने लगी जो उसने बरसों से एक कोने में दबा कर रखी थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन की ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां उसे अपनी पहचान की जड़ों तक जाना होगा। घर लौटते समय वो उन 5 सवालों के बारे में सोच रहा था, पर वो आखिरी सवाल उसके सीने में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि हम अक्सर अपनी गलतियों से ही अपने मूल्यों को पहचानते हैं। उसे समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी के वो बिग 3, नौकरी, पार्टनर और समाज, अब उसी कॉम्पास की सुई की नोक पर टिके हैं। क्या वो इन सवालों के सच का सामना कर पाएगा, या फिर वो भी उसी नीली दीवार पर लिखे खोखले शब्दों की तरह एक दिखावे की जिंदगी जीता रहेगा? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर सफर जारी रहेगा। अर्जुन की खोज अब एक नया मोड़ लेने वाली है, जहां उसे पता चलेगा कि उसके सबसे बड़े जख्मों के बगल में ही उसके सबसे बड़े तोहफे, गिफ्ट्स छुपे हैं। उस रविवार की शाम जब अर्जुन घर पहुंचा तो ईशा किसी सहेली के साथ बाहर गई हुई थी। पूरा घर एकदम शांत था। सिर्फ दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अर्जुन अपने स्टडी टेबल पर बैठा और नितिन की दी हुई वो पर्ची अपनी जेब से निकाली। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जिसकी आवाज खिड़की पर एक लय बना रही थी। उसने एक साफ कागज उठाया और उन 5 सवालों के जवाब लिखने शुरू किए, जैसा नितिन ने उसे सिखाया था। पहले तो उसे लगा कि यह बहुत आसान होगा,
पर जब उसने लिखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि हम खुद को कितना कम जानते हैं। जब उसने पहले सवाल के बारे में सोचा कि वो काम के अलावा किन जगहों पर सबसे ज्यादा खुश महसूस करता है, तो उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी तस्वीरें तैरने लगी। उसे याद आया कि उसे कम सुविधा वाले बच्चों को मेंटोर करना कितना पसंद है, खासकर तब जब वो बच्चे उस पर भरोसा करके अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। उसे अपने कॉलेज के वो दिन याद आए जब उसने एक मार्केटिंग क्लब के लिए पैनल डिस्कशन मॉडरेट किया था और घंटों बैठकर सवाल तैयार किए थे। उसे अकेले जंगल में टहलना और अपनी सोच के साथ वक्त बिताना सुकून देता था। यहां तक कि कॉलेज के समय जब वो एक हफ्ते के लिए अकेले यूरोप घूमने गया था, तो वहां नए रास्तों को खुद सुलझाना और मैप्स पढ़ना उसे एक अलग ही आजादी का एहसास कराता था। लिखते लिखते अर्जुन को महसूस हुआ कि उसे चीजें खुद अपने दम पर सेल्फ रिलायंस सुलझाना बहुत पसंद है। फिर वो दूसरे और तीसरे सवाल पर आया कि उसने बेहतरीन काम कब किया और लोग उसके पास किस तरह की मदद के लिए आते हैं। उसने लिखा कि जब उसे क्लाइंट्स के साथ रिश्ते बनाने और उन्हें आगे ले जाने की आजादी दी जाती है, जैसा कि उसकी पुरानी बॉस वेच्छा स्टेसी के समय में होता था, तब वो अपना बेस्ट दे पाता है। लोग उसके पास तब आते हैं जब दो दोस्तों के बीच किसी बात पर ठन गई हो और उन्हें एक दूसरे का नजरिया समझ ना आ रहा हो। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो ग्रुप में सबकी बात सुनकर एक आम सहमति कंसेंसस बनाने में काफी माहिर है। उसे लोगों के करियर गोल्स के बारे में सोचना और उन्हें बड़े बिग पिक्चर की तरफ ले जाना अच्छा लगता है। ये सब लिखते हुए उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी, जैसे कोई पुरानी दबी हुई आग फिर से जल उठी हो। पर जैसे ही वो चौथे और पांचवें सवाल पर पहुंचा कि उसे किस बात से सबसे ज्यादा कोफ्त होती है, समीर का चेहरा उसके सामने नाचने लगा। उसे चिढ़ होती थी जब कोई उसके जजमेंट पर सवाल उठाता या उसके क्लाइंट्स के साथ रिश्तों में बेवजह दखल देता। उसे वो लोग पसंद नहीं थे जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल होते थे, जो सिर्फ ये देखते थे कि उन्हें दूसरे से क्या मिल सकता है, बजाय इसके कि वो एक सच्चा रिश्ता बनाए। उसे उन लोगों से भी परेशानी थी जो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते थे और दूसरों के पैसों पर ऐश करने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। इन सब जवाबों को लिखने में उसे करीब 1 घंटा लग गया। अर्जुन ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाई और एक लंबी सांस ली, पर तभी उसे नितिन का वो आखिरी एक्स्ट्रा क्रेडिट वाला सवाल याद आया। बचपन की वो गलती जब उसने किसी का भरोसा तोड़ा था। अर्जुन ने सोचा कि वो थोड़ी देर सो जाएगा और फिर इस बारे में सोचेगा, पर उस रात नींद ने उसके साथ एक अजीब खेल खेला। रात के करीब 2 बजे वो एकदम पसीने से लथपथ होकर उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बरसों पुराना बुरा सपना जो उसे सालों से नहीं आया था, अचानक लौट आया था। उस सपने में अर्जुन फिर से 13 साल का बच्चा बन गया था। वो साल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी काउंटी फेयर का दिन था। उसके पिता उसे और उसकी 8 साल की छोटी बहन रिया रेचल को वहां ले गए थे। जैसे ही वो टिकट खिड़की पर पहुंचे, पिता को याद आया कि वो डिस्काउंट कूपन कार में ही भूल आए हैं। उन्होंने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा था, अर्जुन, अपनी बहन को एक पल के लिए भी नजरों से ओझल मत होने देना। और वो कार की तरफ चले गए। अर्जुन ने बड़े गर्व से रिया का हाथ पकड़ा और उसे वहां खड़े रहने के लिए कहा, पर तभी अर्जुन का ध्यान पास ही चल रहे एक गेम की तरफ गया। एक बाल्टी में बॉल डालने वाला साधारण सा खेल। वहां खड़े उस आदमी ने अर्जुन को उकसाया, एक प्रैक्टिस थ्रो तो करके देखो बेटा। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसने रिया का हाथ पकड़कर उसे काउंटर तक खींचा और अपना पूरा ध्यान उस बॉल पर लगा दिया। उसने 2 हाथों से बॉल पकड़ी और बड़े स्टाइल से फेंकी। बॉल बाल्टी के किनारे से टकराकर अंदर ही रुक गई। देखा रिया, वो चिल्लाया, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रिया वहां से गायब हो चुकी थी। मेले के उस शोर और संगीत के बीच अर्जुन का दम घुटने लगा।
वो पागलों की तरह यहां वहां भागा, रिया का नाम पुकारता रहा, पर वहां सिर्फ अजनबियों की भीड़ थी। तभी उसे सामने उसके पिता दिखे। उनके चेहरे पर जो डर और जो निराशा, डिसअपॉइंटमेंट थी, वो अर्जुन के दिल को चीर गई। हालांकि रिया कुछ ही मिनटों में मिल गई थी। वो किसी सहेली को देखकर उधर चली गई थी, पर उस दिन जो टूट गया था वो अर्जुन का खुद पर से भरोसा था। उसे लगा कि उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और वो एक छोटी सी बॉल के खेल के चक्कर में उसमें फेल हो गया। बिस्तर पर बैठे हुए अर्जुन की सांसें अब भी तेज थी। उसने टेबल पर पड़ी अपनी नोट्स की पर्चियां देखी और अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने अपने लिखे हुए शब्दों को फिर से पढ़ा। समीर का मेरे जजमेंट पर सवाल उठाना, क्लाइंट्स का भरोसा जीतना, बच्चों का मुझ पर विश्वास करना, इन सब में एक ही धागा जुड़ा हुआ था, भरोसा, ट्रस्ट। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए सबसे बड़ा मूल्य ट्रस्ट है। उसे भरोसा किया जाना पसंद है और उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है कि कहीं वो किसी का भरोसा तोड़ न दे। यही वजह थी कि समीर की वो बातें उसे शारीरिक रूप से बीमार कर रही थी। समीर उसे उस भरोसे को व्यापार बनाने के लिए कह रहे थे जो अर्जुन के लिए उसकी आत्मा के समान था। उसे अब समझ आया कि नितिन ने वो एक्स्ट्रा क्रेडिट सवाल क्यों पूछा था। हमारे सबसे गहरे जख्म ही अक्सर हमारे मूल्यों का पता बताते हैं। अर्जुन ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और नितिन को एक मैसेज भेजा, सर, होमवर्क पूरा हो गया है, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? उसे अब बस उस दिशा की तलाश थी जहां वो इस नए मिले सच के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन की ये यात्रा अब उस पड़ाव पर है जहां क्लैरिटी तो मिल गई है, पर उसे अपनाने की हिम्मत जुटाना बाकी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ये एक शब्द, ट्रस्ट, अर्जुन की पूरी दुनिया को बदलने वाला है। शुक्रवार की वो दोपहर अर्जुन के लिए जैसे वक्त को थाम लेने वाली थी। ऑफिस में आखिरी मीटिंग खत्म होते ही उसने एक गहरी सांस ली और सीधे नितिन के ऑफिस की तरफ चल दिया जहां वे मिलने वाले थे। जब वो स्वीट 401 में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ये ऑफिस वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने अब तक देखा था। वहां कोई भारी भरकम रिसेप्शन नहीं था, बल्कि एक बड़ी सी खुली जगह थी जिसमें एक स्टार्टअप जैसी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अर्जुन वहां रखे एक आरामदायक संतरी सोफे पर बैठ गया और आसपास की दीवारों को देखने लगा। वहां 2 कॉन्फ्रेंस रूम्स के बीच वाली दीवार पर लकड़ी के बड़े संतरी अक्षरों में 3 बातें लिखी थी, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कंसिडर द अदर साइड और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। उस दीवार पर ढेर सारे इंडेक्स कार्ड्स लगे थे जिनमें लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि किसने कैसे उन मूल्यों, वैल्यूज को असल जिंदगी में जिया है। अर्जुन ने देखा कि वहां उन लोगों की तस्वीरें भी थी जिन्हें कोर वैल्यू अवार्ड्स मिले थे और वे एक संतरी बैटन पकड़े हुए थे। उसे याद आया कि किरण ने बताया था कि हर महीने की मीटिंग में ये बेटन एक कर्मचारी दूसरे को देता है ताकि सही व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। अर्जुन को अपनी कंपनी की वो नीली दीवार याद आ गई जो इसके मुकाबले कितनी बेजान और झूठी लगती थी। तभी नितिन वहां आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अर्जुन, अगर किसी संस्कृति, कल्चर में हम सही व्यवहार को पहचानते और उसे इनाम नहीं देते तो मूल्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता। नितिन ने उसे समझाया कि वे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो पहले से ही इन मूल्यों के साथ जी रहे हों, क्योंकि बड़े होने के बाद इंसान को उसकी जड़ों से बदलना बहुत मुश्किल होता है। नितिन अर्जुन को अपने ऑफिस के अंदर ले गए जो एक सीईओ के ऑफिस के हिसाब से काफी सादा था। वहां कोई चमकते हुए अवार्ड्स या मेडल नहीं थे, बस परिवार की कुछ तस्वीरें थी और दीवारों पर सफेद बोर्ड, व्हाइट बोर्ड्स लगे थे। नितिन ने अर्जुन से कहा कि चलो जो होमवर्क तुमने किया है उसे इस बोर्ड पर उतारते हैं। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से अपने सारे जवाब बोर्ड पर लिखे और नितिन उसे बड़े ध्यान से देखने लगे जैसे किसी पहेली को सुलझा रहे हों। फिर नितिन ने उसे कागज की एक शीट दी जिसमें दर्जनों शब्द लिखे थे जैसे ट्रस्ट, ऑनेस्टी, स्ट्रैटेजी
और रिलेशनशिप्स। उन्होंने समझाया कि अब तुम्हें अपने जवाबों के हिसाब से इन कीवर्ड्स को चुनना है, पर याद रहे कि अगर कोई जवाब नेगेटिव है तो तुम्हें उसका उल्टा अपोजिट शब्द ढूंढना होगा। जैसे जब तुम्हारे बॉस समीर ने तुम्हारे काम में बेवजह दखल दिया तो वहां किस चीज की कमी थी? अर्जुन ने तुरंत कहा, ट्रस्ट। अर्जुन ने एक एक करके सारे कीवर्ड्स लिखे, हेल्पफुलनेस, क्यूरियोसिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सेल्फ रिलायंस, इंक्लूसिविटी और स्ट्रैटेजी। जब उसने सारा काम पूरा किया तो उसे बोर्ड पर एक शब्द बार बार चमकता हुआ दिखा, ट्रस्ट। नितिन की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुमने अब तक जो भी कहानियां सुनाई उन सब के पीछे यही एक धागा है। तभी नितिन ने उससे उस एक्स्ट्रा क्रेडिट वाले बचपन के सवाल के बारे में पूछा कि वो अपनी बहन को मेले में खोने वाली बात से क्या समझा। अर्जुन का गला भराया। उसने बताया कि कैसे उसे अपनी बहन की जिम्मेदारी दी गई थी और उसने एक छोटे से खेल के चक्कर में अपने पिता का भरोसा तोड़ दिया था। नितिन ने बड़े सुकून से उसकी बात सुनी और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अर्जुन, परेशान मत हो। हमारे सबसे बड़े हुनर, गिफ्ट्स, अक्सर हमारे सबसे गहरे जख्मों, वूंड्स के बगल में ही मिलते हैं। उन्होंने अपनी एक दोस्त की कहानी सुनाई जिसकी मां 2-2 नौकरियां करती थी और वो बचपन में बहुत अकेली रहती थी। बड़े होकर उसी औरत ने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल शुरू किया ताकि कोई बच्चा वो अकेलापन महसूस न करे जो उसने किया था। नितिन ने समझाया कि बचपन में जब तुमने अपने पिता का भरोसा तोड़ा तो तुम्हें जो दर्द हुआ उसने तुम्हारे अंदर ये पक्का कर दिया कि तुम अब किसी का भरोसा नहीं तोड़ोगे और हमेशा भरोसेमंद लोगों के साथ ही काम करोगे। यही वजह है कि तुम आज उस करियर में हो जहां रिश्तों का आधार ही भरोसा है। अर्जुन को लगा जैसे बरसों से उसके सीने पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। उसने बोर्ड पर से इंटेग्रिटी जैसे शब्दों को काट दिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके लिए ईमानदारी का मतलब ही ट्रस्ट है। काम अभी खत्म नहीं हुआ था। नितिन ने उसे समझाया कि 3 या 4 से ज्यादा कोर वैल्यूज याद रखना मुश्किल होता है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि वो अपने इन 6-7 कीवर्ड्स को आपस में जोड़े और उन्हें छोटे शब्दों के बजाय थोड़े बड़े वाक्यों, फ्रेजेस में बदले ताकि वे ज्यादा साफ और असरदार लगे। अर्जुन अब पूरी तरह से इस प्रक्रिया में खो चुका था। उसे समय का बिल्कुल एहसास नहीं रहा। उसने बोर्ड पर लिखा, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स, कंसिडरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी का एक नया नक्शा बनता हुआ दिख रहा था। नितिन ने उसे एक नया टूल दिया जिसे वे कोर वैलिडेट कहते थे। इसमें 4 सवाल थे। क्या तुम इस वैल्यू का इस्तेमाल कोई फैसला लेने के लिए कर सकते हो? क्या इसका उल्टा सोचने पर तुम्हें बेचैनी होती है? क्या ये सिर्फ एक शब्द के बजाय एक वाक्यांश, फ्रेज है? और क्या तुम खुद को इसके आधार पर परख, रेट सकते हो? नितिन ने उसे याद दिलाया कि ये वैल्यूज उसके बिग 3 पार्टनर, काम और रहने की जगह के फैसलों में उसकी मदद करेंगे। नितिन ने अपनी निजी कहानी भी साझा की कि कैसे वे भी 30 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर बन गए थे पर फिर भी अंदर से खाली महसूस करते थे क्योंकि उनका काम उनके मूल्यों से मेल नहीं खाता था। नितिन ने बताया कि क्लैरिटी मिलने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ी बल्कि अपनी मंगेतर से भी अलग हो गए क्योंकि वे दोनों जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को लेकर एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं थे। ऑफिस से बाहर निकलते समय बाहर बर्फ गिर रही थी पर अर्जुन को ठंड का एहसास नहीं था। उसके दिमाग में उसकी पूरी जिंदगी की यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थी और अब वो हर याद को अपने इन नए मूल्यों के नजरिए से देख पा रहा था। उसे याद आया कि जब समीर ने उसे ऑफिस वापस आने के लिए मजबूर किया था तो उसे बुरा क्यों लगा था? क्योंकि उसे लगा कि उसे उसकी आजादी, इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही और उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा। उसे ईशा के साथ अपनी वो पहली मुलाकात याद आई जब उसने बड़ी शान से अपने भविष्य के प्लान्स बताए थे और अर्जुन को
वो जोश बहुत पसंद आया था, पर अब उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसे कुछ बड़े फैसले लेने होंगे जिनसे वो अब तक बच रहा था। ट्रेन में बैठते ही उसने अपनी उन चारों वैल्यूज की फोटो ली जो उसने बोर्ड पर लिखी थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत पुराना बोझ उतार कर घर लौट रहा है, पर साथ ही उसे ये भी पता था कि अब उसे ईशा और समीर के साथ वो बातें करनी होंगी जिन्हें वो महीनों से टालता आ रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन की ये कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां उसे अपने इन नए सिद्धांतों को हकीकत की जमीन पर उतारना है, भले ही इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखों पर बरसों से चढ़ी कोई धुंधली परत अचानक साफ हो गई हो। नितिन, जैक की वो बातें उसके कानों में गूंज रही थी कि हमारी जिंदगी के 3 सबसे बड़े फैसले, हमारा जीवन साथी, हमारा काम और हमारा समाज, हमारे मूल्यों, वैल्यूज के साथ तालमेल में होने चाहिए। अर्जुन ने मन ही मन एक हिसाब लगाया और उसे बड़ी कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि वो इन तीनों में से सिर्फ एक में ही सही जगह पर था, बाकी 2 जगह वो बस एक समझौता जी रहा था। उसे समझ आया कि हम अक्सर उन जगहों पर खुद को अटका हुआ महसूस करते हैं जहां हमारे मूल्य हमसे छीने जा रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। उसे याद आया कि कैसे वो ईशा की पसंद की उस पॉश सोसाइटी में खुद को एक अजनबी, स्ट्रेंजर महसूस करता था, जहां लोग अपनी खुशियों से ज्यादा अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन करते थे। पर अब उसके पास वो नक्शा था जिसे नितिन ने कोर वैलिडेट कहा था, जिससे वो अपने हर फैसले को परख सकता था। सोमवार की सुबह जब अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो हवा में एक अलग ही भारीपन था। समीर, मैट ने उसे अपने केबिन में बुलाया। मसला वही पुराना था, एक नए क्लाइंट का बजट जो तकनीकी दिक्कतों की वजह से पूरा खर्च नहीं हो पाया था, और समीर चाहते थे कि अर्जुन क्लाइंट को पूरा बिल भेज दे, भले ही काम आधा ही हुआ हो। समीर का तर्क वही था कि ये पैसा सीधे बोनस पूल में जाएगा और अर्जुन के भविष्य के लिए अच्छा होगा। पहले अर्जुन शायद झिझकते हुए मान जाता और फिर रात भर खुद को कोसता, पर उस दिन उसके हाथ में उसके मूल्यों की वो काल्पनिक सूची थी जो उसने नितिन के ऑफिस में तैयार की थी। उसे एहसास हुआ कि समीर की ये मांग उसके चारों मूल्यों, ट्रस्ट, इंडिपेंडेंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर एक साथ हमला कर रही थी। यह फैसला न तो क्लाइंट के हित में था, न ही इससे कोई लंबा रिश्ता बनने वाला था। यह बस एक छोटी सी लालच के लिए किसी का भरोसा तोड़ने जैसा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और समीर की आंखों में देखकर बड़े शांत पर अटल स्वर में कहा कि सर, जो आप कह रहे हैं वो गलत है और मैं इसे नहीं करूंगा। समीर को शायद अपनी जिंदगी में इतने साफ ना सुनने की आदत नहीं थी। वो थोड़े सक्का गए और अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए बोले कि अर्जुन, मैं तुम्हें यह करने का आदेश दे रहा हूं, तुम्हारी भावनाएं यहां मायने नहीं रखती। उस पल अर्जुन को अपने अंदर एक अजीब सी बिजली दौड़ती महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि समीर सर, अब मैं अपनी वैल्यूज के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं लूंगा और नहीं किसी गलत काम का हिस्सा बनूंगा, इसलिए मैं आज इसी वक्त इस्तीफा देता हूं। समीर के चेहरे पर जो हैरानी थी, उसे देखकर अर्जुन को एक सुकून मिला। उसने अपनी मेज समेटी, अपने कुछ दोस्तों को गले लगाया और उस ऑफिस की लॉबी से बाहर निकला। जब वो उस दीवार के पास से गुजरा जहां इंटेग्रिटी और क्लाइंट फर्स्ट लिखा था, तो उसने एक ठहाका लगाया, क्योंकि उसे पता था कि वो आज उन खोखले शब्दों से आजाद हो गया है। घर पहुंचते समय अर्जुन का दिल थोड़ा भारी था। उसे पता था कि ये खबर ईशा के लिए एक बड़ा झटका होगी, खासकर तब जब उनकी शादी के लिए कुछ ही महीने बचे थे और वे घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। जब उसने ईशा को सब बताया तो पहले तो वो सन्न रह गई। उसने पूछा कि तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अर्जुन ने उसे करीब बिठाया और अपनी वो डायरी दिखाई जिसमें उसने नितिन के साथ मिलकर काम किया था। उसने उसे ट्रस्ट
और अपने बचपन की वो कहानी सुनाई जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे गहरी बातचीत वाली रात थी, जिसमें ढेर सारे आंसू थे पर साथ ही एक नई तरह की ईमानदारी भी थी। अर्जुन को डर था कि शायद ईशा उसे छोड़ देगी, पर उसे सुखद हैरानी हुई जब ईशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अर्जुन, मैं शायद तुम्हारी सारी बातों को अभी न समझ पाऊं, पर मैं तुम पर भरोसा, ट्रस्ट करती हूं और हम मिलकर सब सुलझा लेंगे। उसे एहसास हुआ कि भले ही उनकी पसंद और स्वभाव अलग हो, पर बुनियादी मूल्यों जैसे मेहनत और ईमानदारी पर वे दोनों आज भी एक ही धरातल पर खड़े थे। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने महसूस किया कि जिंदगी में जब आप अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं तो चीजें अपने आप सही दिशा में मुड़ने लगती हैं। ईशा ने भी स्वीकार किया कि वो पॉश सोसाइटी वाली चमक धमक उसे भी अंदर से खाली लग रही थी, और उसने कभी खुलकर ये बात नहीं कही थी क्योंकि उसे लगा अर्जुन को वो पसंद है। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे ऐसी जगह रहेंगे जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते हों, न कि सिर्फ एक दूसरे की गाड़ियों की। नितिन ने भी अर्जुन को फोन किया और उसे बताया कि उन्हें उसके साहसी फैसले के बारे में पता चला है। नितिन ने उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया, पर एक शर्त पर कि अर्जुन वहां भी अपनी वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ेगा। अर्जुन को समझ आया कि अपनी वैल्यूज को पहचानना सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की गाड़ी को उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकालना है जहां हम बिना रोशनी के दीवारों से टकरा रहे थे। अब उसके पास वो पीली लाइनें, येलो लाइंस थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी सही रास्ते पर चलने के लिए थोड़े समय का दर्द सहना पड़ता है, पर वो दर्द उस बोझ से कहीं बेहतर है जो हम अपनी पहचान को मार कर ढोते हैं। वो अपनी बालकनी में बैठा बारिश को देख रहा था और उसे लगा कि आज वो पहली बार सच में सांस ले पा रहा है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन की ये कहानी अब उस सुकून की तरफ बढ़ रही है जिसे पाने के लिए उसने अपनी पूरी पुरानी दुनिया को दांव पर लगा दिया था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी अब एक नए सुर में बज रही थी। रविवार की वो सुबह बहुत शांत थी, वैसी ही जैसी वो हमेशा से चाहता था। वो अपनी नई सोसाइटी के पास वाले एक छोटे से ढाबे से नाश्ता लेकर लौट रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपना बटुआ, वॉलेट घर पर ही भूल आया है। उसे लगा कि शायद उसे नाश्ता छोड़कर वापस जाना पड़ेगा, पर वहां की पुरानी वेटर जो अब उसे पहचानने लगी थी, मुस्कुराकर बोली कि कोई बात नहीं अर्जुन बेटा, तुम अगले रविवार पैसे दे देना। मुझे भरोसा, ट्रस्ट है कि तुम कहीं भागोगे नहीं। अर्जुन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। ये एक छोटी सी बात थी, पर उसके लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। वो अब एक ऐसे समाज, कम्युनिटी का हिस्सा था जहां रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी थी, न कि सिर्फ लेन देन पर। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका पड़ोसी, जो कभी एक बड़ी कंपनी का सीईओ रह चुका था, खुद अपने बागीचे की सफाई कर रहा था। अर्जुन को याद आया कि उसके पुराने मोहल्ले में लोग दिखावे के लिए माली रखते थे, पर यहां लोग अपनी मेहनत और सादगी पर गर्व करते थे। ये वही कम्युनिटी अलाइनमेंट था जिसके बारे में नितिन, जैक ने उसे समझाया था। ड्राइववे में कार खड़ी करते समय अर्जुन को 2 साल पहले का वो शुक्रवार का दिन याद आया, जब उसने अपनी वैल्यूज की खोज के तुरंत बाद अपनी पुरानी बॉस स्वेच्छा, स्टेसी को फोन किया था। स्वेच्छा ने उसे बताया था कि उसने कंपनी क्यों छोड़ी थी, क्योंकि वो भी उसी अलाइनमेंट की तलाश में थी, और उसे एहसास हो गया था कि समीर, मैट जैसे लोगों के साथ काम करने का मतलब था अपने मूल्यों से समझौता करना। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि स्वेच्छा की टीम समीर की कॉर्पोरेट राजनीति के बीच एक छोटा सा सुरक्षित टापू, आइलैंड थी, पर स्वेच्छा के जाने के बाद वहां की असली और कड़वी संस्कृति सामने आ गई थी। वो खुश था कि उसने सही समय पर वहां से निकलने की हिम्मत दिखाई। नितिन के साथ मिलकर उसने अपनी 4 मुख्य वैल्यूज,
relationships built on trust, self-reliance, including all perspectives और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को न सिर्फ पहचाना बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड बना लिया था। उसने इन वैल्यूज को एक कागज पर लिखकर अपनी मेज पर रख लिया था ताकि हर फैसला लेते समय वो खुद से पूछ सके कि क्या ये मेरे मूल्यों के साथ तालमेल में है। घर के अंदर घुसते ही मोगरे की खुशबू और अंगीठी फायरप्लेस की गर्माहट ने उसका स्वागत किया। ईशा वहां अखबार पढ़ रही थी। अर्जुन ने उसे गले लगाया और महसूस किया कि उन दोनों के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। शादी के बाद उनकी ये बॉन्डिंग और भी मजबूत हो गई थी। हालांकि उनकी पसंद और शौक अब भी अलग थे। ईशा को पहाड़ और रनिंग पसंद थी, जबकि अर्जुन को पानी और सुकून। पर जिंदगी के बड़े लक्ष्यों, बिग गोल्स पर वे अब पूरी तरह एक थे। ईशा ने अर्जुन से कहा था कि मैं तुम पर भरोसा करती हूं और हम मिलकर हर मुश्किल का रास्ता निकाल लेंगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन साथी, पार्टनर का चुनाव वही सही होता है जहां आप एक दूसरे के मूल्यों का सम्मान करें, भले ही आपके शौक अलग क्यों न हो। उन दोनों ने तय किया था कि वे एक दूसरे की पसंद में हिस्सा लेंगे। ईशा ने अगले साल से साथ में स्कीइंग सीखने का वादा किया था और अर्जुन ने उनके हनीमून पर सेलिंग की क्लास लेने का सुझाव दिया था। नितिन के साथ काम करते हुए अर्जुन को एक नया नजरिया मिला था। उसने देखा कि नितिन की कंपनी कॉम्पास में मूल्यों को सिर्फ दीवारों पर नहीं लिखा जाता बल्कि जिया जाता है। वहां कोई ऐसा क्लाइंट नहीं रखा जाता था जो टीम के साथ बदतमीजी करे, भले ही उससे लाखों का मुनाफा हो रहा हो। नितिन ने एक बार उसे बताया था कि उन्होंने अपने मूल्यों की खोज के बाद अपनी जिंदगी को बिफोर और आफ्टर में बांट लिया था। अर्जुन ने भी महसूस किया कि उसकी सारी बड़ी उपलब्धियां अब उसी कोर वैल्यूज डिस्कवरी के बाद वाले दौर में हो रही थी। नितिन ने उसे सिखाया था कि एक लीडर तब तक दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता जब तक वो खुद को पूरी तरह न समझ ले। जब आप अपनी वैल्यूज को जानते हैं तो आप अपने कर्मचारियों से साफ उम्मीदें रख सकते हैं। जैसे अगर आपकी वैल्यू भरोसा बनाना, बिल्ड ट्रस्ट है, तो मीटिंग्स में देरी से आना या वादे भूलना सिर्फ छोटी गलतियां नहीं बल्कि आपके मूल्य का उल्लंघन है। अर्जुन अब उस सुरंग टनल वाले उदाहरण को पूरी तरह समझ चुका था जो नितिन ने उसे दिया था। अगर आप अंधेरी सुरंग में तेज कार चला रहे हैं तो आप दीवारों से टकराएंगे और चोट खाएंगे, पर अगर सुरंग में रोशनी, अवेयरनेस हो और सड़क पर पीली लाइनें, वैल्यूज खिंची हो तो आप सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकते हैं। ये मूल्य ही वो दिशा निर्देश, गाइड पोस्ट्स हैं जो हमें गलत चीजों से दूर रखते हैं। उसे एहसास हुआ कि मूल्यों के साथ जीना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार आपको भारी आर्थिक या भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है, पर वो दर्द उस सड़न से कहीं बेहतर है जो गलत रास्ते पर चलते रहने से पैदा होती है। अर्जुन ने खुद को वादा किया कि वो कभी अपनी जड़ों से नहीं भटकेगा। अंगीठी के पास बैठकर ईशा के साथ नाश्ता करते हुए अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। बर्फ के छोटे छोटे फाहे गिर रहे थे। उसे नितिन की वो बात याद आई कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की क्षमता, पोटेंशियल को जगाने में लगा दी क्योंकि उनके बचपन में किसी ने उनसे कहा था कि उनमें क्षमता की कमी है। अर्जुन को समझ आया कि हम अपनी कमियों और अपने घावों से ही सबसे बड़ी ताकत पाते हैं। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक सफर है जिसे अपनी शर्तों और अपने सच के साथ जीना है। उसने अपने मन के उस कॉम्पास विदिन को साफ किया और पाया कि उसकी सुई अब एकदम सही दिशा दिखा रही थी। सब कुछ अब एक मखमली अलाइनमेंट में था। उसका काम, उसका घर और उसका प्यार। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन की ये यात्रा अब पूर्णता की ओर है। उम्मीद है कि अर्जुन के इस सफर ने आपके अंदर के उस दबे हुए कॉम्पास को भी थोड़ी हरकत दी होगी। याद रखिए, हम सबके पास वो अंदरूनी नक्शा मौजूद है,
बस जरूरत है उस पर जमी धूल को साफ करने की। जब आप अपने सच के साथ खड़े होते हैं तो पूरी कायनात आपको खुद से मिलाने में जुट जाती है। शुक्रिया इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए। शांत रहिए, सजग रहिए और अपनी रोशनी खुद बनिए। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ, सिर्फ माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर।